सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। गाना हम काहे गा रहे हैं क्योंकि ये बात अभी आपको समझ में आएगा। चलिए पहले आपका स्वागत करते हैं हम अपने बायोलॉजी वाला पे। और अभी आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला लेक्चर नंबर 6 और रेस्पिरेशन का पार्ट 2। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एनसीईआरटी का एक्टिविटी करवा दिया था और ब्रीथिंग का मैकेनिज्म समझा दिया था। आज हम लोग देखेंगे कि एल्वियोली के बाद गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, फिर उसमें जो भी रोमांटिसिज्म आएंगे, यानी पढ़ाई को किस तरह से रोमांटिक बनाने की कोशिश हमारी जारी रहेगी, उसको भी आप आनंदित रूप से देखिएगा और अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते हैं। अच्छा बुरा जो भी करना है लेकिन कमेंट जरूर किया कीजिए। फिर आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैनल से आपको बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, इवन अगर हमसे पॉसिबल हो पाया तो फिजिक्स केमिस्ट्री के भी सारे लेक्चर्स और दूसरे सब्जेक्ट के भी लेक्चर्स आपको फ्रीली अवेलेबल होंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं जहाँ पर कल मैंने आपको छोड़ा था, ठीक वहीं से। हम बदलेंगे नहीं, मौसम के साथ बदलने का काम हमारा नहीं होगा। हम जुमलाबाजी पे थोड़ा कम ध्यान देने वाले लोग हैं। तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं और आपका समय जाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या देखिएगा कि कल हम आपसे विचार कर रहे थे कि ये एल्वियोली है। ये क्या है? एल्वियोली है। ये क्या है? एल्वियोली है। आप पिछले लेक्चर्स तक क्या किए थे कि इसमें एयर को आपने इन करा था, ठीक है, और एयर को आउट नहीं किया, ठीक है। तो ये बात जनरली हम समझते हैं कि किसी चीज को हमने इन किया है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आउट जाना है। और अभी हम नहीं जान रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कितना इनहेल करा है और ऑक्सीजन मैंने कितना इनहेल करा है, या कोई भी गैस मैंने कितना इनहेल करा है और कितना निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह से वो जो गाना अभी आप सुन रहे थे कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, वो लड़की के लिए मैं नहीं गा रहा था या किसी प्रेमी या प्रेमिका के लिए मेरा गाना नहीं था। मेरा गाना था ऑक्सीजन के लिए। जिंदगी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तब आप कीजिएगा और आप धीरे धीरे अपने प्रेमिका के पास जाने लगेगा। असली प्रेमी ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके पास जरूर जाना है आपको, ठीक है। वहां जाइएगा तो फिर वहां से आने भी नहीं देता है, इतना लगाव हो जाता है आपसे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए क्या है कि अब एल्वियोली में जब आप इनहेल किए, क्या किए? इनहेल किए। एयर एल्वियोली तक कैसे आया ये बात आपको पता है। नॉस्ट्रिल से, नेसल पैसेज से, नेसल चैम्बर से होते हुए वो कहाँ गया था? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ आया? लैरिंग्स में। लैरिंग्स से कहाँ आया? ट्रेकिया में। ट्रेकिया से कहाँ आया? ब्रोंची में। ब्रोंची में कहाँ आया? ब्रोंचियोल्स में। ब्रोंचियोल से कहाँ आया? एल्वियोली में। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इस एल्वियोली को मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप लोग जनरल स्टोर के दुकान पर देखते होंगे कि किसी चीज को, जो भी गोलाई चीज में हो, जनरली आप देखते होंगे बॉल, ठीक है। अगर इतना दूर का काउंटर है तो आप देखते होइएगा बाहर में क्या है कि जाली टाइप, सिक्का टाइप लटका हुआ है। कृष्ण भगवान को देखा है? सिक्का नहीं समझ रहा था तो अब समझो। कृष्ण भगवान को देखा है? कृष्ण भगवान जो मटका फोड़ते थे तो किस पर से फोड़ते थे? सिक्का पर से ना फोड़ते थे। सिक्का उसको कहते हैं जो घर में बरेली से लटक रहा होता है और उस पर कोई सामान रख दिया जाता है ताकि नीचे में बिल्ली उल्ली उसको डिस्टर्ब ना करे। समझ में आ रहा है? तो क्या देखिएगा आप, उसमें इस तरह से क्रिस क्रॉस रहता है तब जाकर बना रहता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि इस गोलाई के चारों तरफ से एक कैपिलरी पास कर रही होती है। क्या पास कर रही होती है? कैपिलरी पास कर रही होती है। ध्यान से सुनिएगा, क्या पास कर रही होती है? कैपिलरी पास कर रही होती है। क्या पास कर रही होती है? कैपिलरी पास कर रही होती है। अब देखिए, अब मेरा बात ध्यान से सुनिए। अब क्या है कि यहाँ पर जो आप इनहेल किए हैं, यहाँ पर जो आप इनहेल किए हैं, इसमें क्या है कि जो एयर का कंटेंट है आप उसको ना इनहेल किए हैं। आप इतना नहीं बोले कि नाक के पास हवा आ रहा था, अब ले भागो, तुम मेरा जरूरत नहीं है, और तुम ऑक्सीजन है, आओ 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 चल जाओ। ऐसा हुआ क्या?
नहीं ना हुआ, नहीं ना हुआ, समझ में आया। ठीक प्रेम में ऐसा ही होता है, आपको एक बार में नहीं पता चलता है कि कौन पार्टनर अच्छा है, ठीक है। आपको एक बार धोखा मिलता है, 2 बार धोखा मिलता है, जिंदगी में धोखा जरूरी है, ठीक है। जिंदगी में ठोकर, अब ताश में जोकर, कब जिंदगी बदल देगा कोई नहीं कहने वाला है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये एयर जो आप लिए, ये एयर जो आप इनहेल किए, तो जो एयर का कंस्टिट्यूएंट था वही ना आप इनहेल किए, हाँ। तो एयर के कंस्टिट्यूएंट में क्या था कि 78% क्या था, नाइट्रोजन था। 78% क्या था, नाइट्रोजन था। और 21% क्या था, ऑक्सीजन था। 21% क्या था, ऑक्सीजन था। क्या बोल रहे हैं, 21% क्या था, ऑक्सीजन था। तो अब तुम दिमाग लगाओ, 70 20 90 8 1 9, यानी 99% तो सिर्फ यही हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि 1% अदर गैस है, उस अदर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। मेरा बात समझ में आ रहा है, उस अदर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वो क्या है, CO2 की जो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट वैल्यू होती है वो 0.04 0.04% होती है। मेरा बात समझ में आ रहा है, मेरा बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या है कि आप इतना चीज इनहेल की हैं, लेकिन ये सारे के सारे आपके शरीर के लिए यूजफुल नहीं है। आपको चाहिए ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन एल्ब्यूली में आ गया। आपको हम बताए थे कि खीर आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, समझ में आया। खीर डायरेक्ट कहने का मतलब कि अगर हम आपको उसका कंस्टिट्यूएंट दे दे, हम कह दे आपको चावल मिल गया, हम कह दे आपको दूध मिल गया, हम कह दे आपको चीनी मिल गया, आप कहेंगे आप खा लो, खीर है, यही खीर है, खा लो, मिला उला के खा लीजिएगा। नहीं, उसके लिए उसका टेम्परेचर जो नीड होगा, उसमें स्वादिष्ट बनाने के लिए और कुछ आप ऐड कीजिएगा, तब जाकर उसका असली मजा आएगा। समझ में आ रहा है। ठीक इसी तरह से यहाँ क्या है, आपके अंदर में ग्लूकोज है, आपके सेल के पास ग्लूकोज है। मानिए ये सेल है और इस सेल में ग्लूकोज है, इस सेल में क्या है, ग्लूकोज है, इस सेल में क्या है, ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज से आपको एनर्जी चाहिए, तो मेन रूप आप क्या चाह रहे हैं कि आपको एनर्जी चाहिए। आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मेनली आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमारी बात को समझ पा रहे हैं। तो क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि CO2 कम है और O2 CO2 कम है, CO2 कम है, लेस मात्रा में है, और O2 काफी ज्यादा मात्रा में है। O2 कितने मात्रा में है, O2 काफी ज्यादा मात्रा में। क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन 0.04 है इनहेल का, जबकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 21%। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको क्या बोले कि गैसियस एक्सचेंज जो यहाँ पर होगा वो किसके थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको एक बात समझ जाइए, एक बात समझ जाइए, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड यानी ऐसा ब्लड देखिए, गंदा और साफ खून से यहाँ मतलब यही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा CO2 के कंपैरिजन। समझ में आ रहा बात। जब CO2 के कंपैरिजन में ऑक्सीजनेटेड ज्यादा हो जाए तब जाकर उसको कहते हैं कि वो ऑक्सीजनेटेड है। और डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन, डी मतलब हुआ डिलीट, ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन को क्या कीजिए, डिलीट कर दीजिए। यानी कहने का मतलब यहाँ तो ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड के केस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है कि अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं 21% जो आप क्या किए हैं, इनहेल किए हैं। एक्सहेल करने वक्त ध्यान दीजिएगा, एक्सहेल करने वक्त क्या बोल रहे हैं, एक्सहेल करने वक्त ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेल करने वक्त क्या करते हैं कि इसका 4% ही आप रख पाते हैं। क्या कर पाते हैं, इसका 4% ही आप रख पाते हैं अपने पास। 17% को आप क्या करते हैं, इनहेल कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। 17% को आप क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। तो जो 4% आप लिए, तो उसके लिए कोई जगह आप खाली कीजिएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। जैसे मान लीजिए एक रूम में कोई चीज हमको रखना हो,
तो पहले से अगर रूम भरा हुआ हो तो कोई सामान हमको हटाना पड़ेगा ना उसके जगह पर रखने के लिए। तो क्या होता है कि हम हर एक इस साइकिल में क्या कर पाते हैं कि अपने प्रेजेंट शरीर में डीऑक्सीजनेटेड में से 4% कार्बन डाइऑक्साइड को ही एक्सहेल कर पाते हैं। तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड गया तो आपके शरीर में 4% ना जगह खाली बचेगा, तो आप ऑक्सीजन का 4% रख पाते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पर ऑक्सीजन कब आएगा? जब ई ससुरा हटेगा, यानी जब खाली होगा। तो ये खाली कब होगा? जब ये खाली जब हो जाएगा तो ये खाली, यहाँ जगह खाली हो जाएगा, यहाँ जगह खाली हो जाएगा तो ये इसका जगह ले लेगा। मेरा बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया? चलिए, तो उसी तरह से होता है कि 4% यानी जिस समय हम लोग एक्सहेल करते हैं ना, एक्सहेल करते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के हो जाता है 4.04। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाता है परसेंटेज? 4.04। ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में क्या होता है कि 4% जगह खाली हो जाता है और 4% ऑक्सीजन रखते हैं और 17% ऑक्सीजन को हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? हाँ? अब देखिए क्या है कि यहाँ से बहुत सारे कैपिलरीज बह रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहे हैं? बहुत सारे कैपिलरीज बह रहे हैं। अब देखिए हम आपको कंस्टिट्यूएंट दे दिए, अब आपको खीर तैयार करना है, यानी अब आपको एनर्जी लेना है। तो याद कीजिए रेस्पिरेशन के समय हम आपको बताए थे कि ये 2 प्रकार का होता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक होता है लंग्स तक ही सीमित रह जाता है और दूसरा होता है जो सेल में जाकर करता है। इंटरनल को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो अब यहाँ से एनी हाउ, अभी हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जाएगा? सेल में, सेल तक जाना चाहेगा, तब ना ग्लूकोज पर जाकर एक्ट करेगा। और एनी हाउ यहाँ का जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो उसमें आप जानते हैं एक्सपेरिमेंट 6.4 और 6.5 की मदद से कि सेल चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, चाहे हम लोग हो या ईस्ट हो, वो क्या करता है? CO2 रिलीज करता है। वो क्या करता है? CO2 रिलीज करता है। तो CO2 आपका वेस्ट मटेरियल है और ये वेस्ट मटेरियल क्या होगा कि कैसे भी जाकर एक्सक्रीट आउट होगा। इसका मतलब इस सेल में जो CO2 बनेगा उसको रिलीज होना होगा, यानी वो कैसे भी जाके लंग्स में पहुंचेगा। एक बार लंग्स में पहुंच गया तो लंग्स से वो किधर जाएगा? ब्रोंचियोल्स में जाएगा। ब्रोंचियोल से किधर जाएगा? ब्रोंकी में जाएगा। ब्रोंकी से ट्रेकिया में जाएगा। ट्रेकिया से लेरिंग्स में जाएगा। लेरिंग्स से फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स से नसल चैम्बर में जाएगा। नॉस्ट्रिल्स में जाएगा और आउट हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? आउट हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी बात को समझिए। अब जब ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आया, ऑक्सीजन जब यहाँ से आया तो ये डिफ्यूजन के थ्रू आया। इधर कंसंट्रेशन इसका क्या था? कम था, यहाँ से मूव करके इसमें आ जाएगा। यहाँ CO2 कम है ना, इसमें CO2 ज्यादा है, क्या CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो CO2 इधर ज्यादा है तो इसमें मूव करके तो इसमें आ जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा है, इधर कम है तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ऑक्सीजन यहाँ आएगा, यहाँ जाकर फिर क्या होगा? कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन जब स्ट्रक्चर थोड़े एडवांस्ड हो जाते हैं, क्या बोल रहे हैं? जब स्ट्रक्चर थोड़े एडवांस्ड हो जाते हैं तब सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलता है। तब क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हेमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये हेमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, इसको मिटाएं। हम क्या कह रहे हैं कि ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। और हीम जो होता है, हीम जो होता है ये अपने पास आयरन रखता है। ये अपने पास क्या रखता है? आयरन रखता है। और उस आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी उसका जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है? 2+ होता है। कितना होता है? 2+ होता है। अब एक बात बताओ, अगर इस एल्व्यूली में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या बोल रहे हैं? अगर इस एल्व्यूली में ऑक्सीजन प्रेजेंट है
तब अगर यहाँ से ये कैपिलरी निकलता है, ये कैपिलरी बहुत थीन होता है और बहुत फाइन स्ट्रक्चर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए ये चीज पतला है, ये चीज क्या है, पतला है, ये चीज पतला है तो हम बहुत अच्छे से आर पार देख पाते हैं, क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। इसका मतलब जो चीज पतला होता है वो आसानी से किसी चीज को इस पार से उस पार जाने देता है, आसानी से किसी चीज को परमिट कर पाता है, आसानी से किसी चीज को कहता है वो हाँ तुमको हम जाने दे सकते हैं, यानी एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो फंक्शन करता है। कैपिलरीज क्या करता है कि यहाँ से ये ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जाने देता है। ऐसा काम ये करने देता है क्योंकि ये थीन और फाइन स्ट्रक्चर होता है। इतना बात समझ में आ रहा है। अभी हम क्या समझा रहे थे कि अगर एडवांस स्ट्रक्चर हो जाता है तो इसमें दौड़ रहा होता है ब्लड। इसमें क्या दौड़ रहा होता है, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं आरबीसी, इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, एरिथ्रोसाइट्स। अब क्या है कि ये रेड ब्लड सेल के पास एडल्ट समय में ये न्यूक्लियस ससुरा गायब हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। कोई पूछे गायब क्यों हो जाता है, सिंपल सी एग्जांपल है भैया, आप घर में से कोई सामान क्यों हटाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ आप रखना चाहते हैं, ये हट गया तो यहाँ जगह खाली हो गया, अब हम ऑक्सीजन को यहाँ पर रख सकते हैं। अब क्या हुआ कि इधर क्या है, ये इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको हेमोग्लोबिन कह रहे हैं। और हेमोग्लोबिन में हीम है, आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है और इसकी वैलेंसी 2+ है। अब देखिए इसकी वैलेंसी 2+ है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2- है। अब ये जाके क्या कर सकता है, दोस्ती कर सकता है। रिश्ता हमेशा बराबर के घर में बनाइएगा, कभी अनबन नहीं होगा। ऊंच नीच के घर में बनाइएगा, वो कहेगा मेरा बाप ये है, हम आए तो ये लेके आए, आप लाए तो क्या लाए, फिर छोट रहेगा तो तुमको हमेशा तंग करेगा, तुम ही बड़ा हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है भाई। तो इसका मतलब हो गया कि रिलेशन हमेशा आप कहाँ बनाइए, इक्वल में बनाइए। कहाँ बनाइए, इक्वल में बनाइए। बहुत ऊंच रिश्तेदार मत बनाइए, वो अलग बात है। कृष्ण जी का सुदामा जी का वो अलग कहानी है, ठीक है, वो कहानी भी कभी मौका मिलेगा तो हम सुनाएंगे। जितना कृष्ण किए ना उतना सुदामा भी उनके लिए किए। सुदामा उनका सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिए। सुदामा को शराब से या किसी कारणवश जाकर वो भिखारी नहीं बने, वो टपोरी ऐसे नहीं बन गए। वो क्या कि कृष्ण को बचाने के लिए चोरी का दाना वो खुद खा लिए, तब जाकर वो टपोरी बन गए। मेरा बात समझ में आ रहा है। इसलिए वो दोस्त के लिए क्या गया था, दोस्त भी बहुत प्रकार का होता है, ठीक है, तो बताएंगे कभी समय मिलेगा, अभी समय नहीं है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 2+2 माइनस होता है। फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाए होंगे क्लास 9th में, याद आ रहा है। वैलेंसी ट्रांसफर कीजिए, बस यहाँ पर वैलेंसी आप ट्रांसफर कीजिएगा, ये जाकर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। तब ये जाकर क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को खींच लेता है और इस ब्लड के थ्रू फिर जाकर वो पूरे बॉडी में दौड़ने लगता है। इतना बात समझ में आया। चलो अब क्या है आपको जो हम बोले, अब ये कहाँ पहुंच गया, सेल में। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, सेल में। एल्वियोली से सेल तक कैसे पहुंचा, ये बात समझ में आया आपको। तो अब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, सेल में। और सेल में आपके पास पहले से क्या था, सेल में पहले से आपके पास क्या था, ग्लूकोज। अब क्या होगा कि ये O2 अपना पावर दिखाएगा ग्लूकोज के ऊपर। यानी आप कह सकते हैं कि सेल एक क्लासरूम है, अभी तक ग्लूकोज की पढ़ाई अच्छी चल रही थी, तभी एक परी आती है जिसका नाम रहता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन क्लास में एंट्री करती है, इसके दिल में खलबली मच जाता है, इसके दिल में क्या मच जाता है, खलबली मच जाता है। और अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर ग्लूकोज से पाइरूवेट बन जाता है। ग्लूकोज से क्या बन जाता है, पाइरूवेट बन जाता है। ध्यान सुनिएगा, ग्लूकोज से क्या बन जाता है, पाइरूवेट बन जाता है। अब पाइरूवेट इससे धीरे धीरे मिलना चाहता है।
और अपने ही अंदाज में प्रपोजल मारता है। क्या कहता है? अपने ही अंदाज में प्रपोजल मारता है। ये इससे कुछ कहना चाहता है, ये बार बार कहता है तुम मेरी ज़रूरत हो, तुम मेरी ज़रूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या कहता है? तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरी ज़रूरत हो। अगर मैं जो कह दूँ मोहब्बत है तुमसे तो मुझको खुदारा गलत मत समझना, मेरी ज़रूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो तुम। देखो, कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही आया इसके पढ़ाई पर असर पड़ना शुरू हो गया, यानी ग्लूकोज अब टूट कर पाइरूवेट में चला गया। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? समझो, इस बात को समझने की कोशिश किया जाए। हुजूर इधर आइए। अभी हम समझा रहे हैं कि सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंच गया। सेल में कौन कौन पहुंच गया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंच गया। यानी कि सेल के अंदर दो घटना घटेगा, एक एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। क्या बोले? एक एरोबिक दूसरा एनएरोबिक। एनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है समझिए। एन मतलब हो गया एन मतलब क्या हो गया? एन मतलब क्या हो गया? एन फोर हो गया नॉट। एरो मतलब एयर, यानी जहां पर एयर नहीं रहता है वो एनएरोबिक रिस्पिरेशन का होता है। कोई दिक्कत? जहां पर एयर का प्रेजेंस नहीं रहेगा वो एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहलाएगा। जबकि एरोबिक रिस्पिरेशन एक ऐसा रिस्पिरेशन जहां पर एयर रहेगा। एरो मतलब एयर रहेगा, यानी एयर के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एयर कहने का मतलब हमारा ऑक्सीजन से है। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या बताए थे? जब किसी चीज में लाइसिस लगा हुआ है, मतलब उसका ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। जब किसी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़कर, यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़कर उससे एनर्जी हासिल करेंगे, तब जाकर उसको ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। अब क्या हुआ कि सेल में आपके पास दोनों चीज प्रेजेंट है। याद कीजिए एक बात और ध्यान दीजिए। एनएरोबिक रिस्पिरेशन ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। और ईस्ट जो है ये इथेनॉल देता है। क्या देता है हमको? इथेनॉल देता है, जिसको आप अल्कोहल के नाम से भी जानते होइएगा। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन क्या ना, तो इस प्रोसेस को अ प्रोसेस थ्रू विच ईस्ट गोज अंडर एनारोबिक respiration and gives alcohol, ethanol, carbon dioxide, some energy is called fermentation। इस विधि को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। क्वेश्चन में भी आस्क फ्रॉम देयर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या है कि आपके पास ऑक्सीजन भी है और आपके पास ग्लूकोज भी है। अब उस बात पर हम लोग चलते हैं। इतना बात समझ गए? बस इतने बात छूट रहा था। अब समझिए, अब ग्लूकोज क्लासरूम में पहुंच गया। ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया? क्लासरूम में। ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया? क्लासरूम में। क्लास कौन सा है? सेल। आपका क्लास कौन सा है? सेल। और ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होगा कि पाइरूवेट में टूटेगा। किसमें टूटेगा? पाइरूवेट में, यानी ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लूकोज की तोड़ने की विधि शुरू हो गई। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6। इसीलिए बुक लिखता है 6 कार्बन कंपाउंड या 6 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी इसमें कार्बन की संख्या 6 होती है। जबकि पाइरूवेट को लिखता है 3 कार्बन कंपाउंड, यानी C3H4O3। याद रहेगा। अब एक ग्लूकोज टूटकर 2 पाइरूवेट बनाता है। एक ग्लूकोज टूटकर 2 पाइरूवेट बनाता है। कितना पाइरूवेट बनाता है? 2 पाइरूवेट बनाता है। यहाँ पर बात को समझो। क्या हुआ कि सेल के अंदर ग्लूकोज था, मस्ती में था, पढ़ लिख रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था? पढ़ लिख रहा था। इधर से एक परी असम से आई और एडमिशन ले ली सीपीएस में, O2। ठीक है, O2 ऑक्सीजन। अब यहाँ से जैसे ही ये परी देखी, परी पर नजर पड़ता है किसका? ग्लूकोज का नजर किस पर पड़ा? परी पर। कहते हैं ना, हर एक आदमी के सक्सेस के पीछे एक ना एक
औरत का हाथ होता है। हाँ, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन वो औरत माँ होती है, उसके अलावा कोई नहीं होती है। इसलिए आप माँ के बाद किसी को इम्पोर्टेंस दीजिए, पेरेंट्स के बाद किसी को इम्पोर्टेंस दीजिए, तो किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के अलावा किसी को इम्पोर्टेंस मत दीजिए। और ये बात, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज बहुत अच्छा से सुन रहा था, ग्लूकोज बहुत अच्छा से सुन रहा था। ग्लूकोज कहा, उस सर बोले थे कि ऑक्सीजन को इम्पोर्टेंस देना है, ऑक्सीजन आया, ग्लूकोज का पढ़ाई गड़बड़ाना शुरू हो गया। अब ग्लूकोज नहीं रहा, अब ग्लूकोज प्रेमी हो गया। अब ग्लूकोज क्या हो गया? प्रेमी हो गया। तो ग्लूकोज का नाम बदलकर अब पी से प्रेमी, अब पी से पाइरुवेट रखा गया। क्या हो गया? ग्लूकोज अब प्रेमी हो गया। अब ग्लूकोज टूटेगा, अब ग्लूकोज क्या करेगा? टूटेगा। ग्लूकोज टूटना शुरू किया, ग्लूकोज टूटना शुरू किया। इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। किसी को तोड़ना चाहो ना, उसको प्रेम में डाल दो, ऑटोमेटिक टूट जाएगा। चाहे ऐसे टूटे या वैसे टूटे, टूटना तो है। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा कि ये टूटने के लिए जाएगा, और टूटने के लिए इसको जरूरत पड़ता है किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ही ना इसको तोड़ सकता है, ऑक्सीजन ही ना तोड़ सकता है। तो ऑक्सीजन से पाइरुवेट क्या कहता है? सुनिए, बहुत प्रेम से कहता है। पाइरुवेट क्या कहता है? बहुत प्रेम से कहता है, बहुत खूबसूरत हो तुम। क्या कहता है? बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। यानी दाना डालना शुरू कर दिया। कौन? पाइरुवेट। किसको? ऑक्सीजन को। किसको? ऑक्सीजन को। क्या कहता है? बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अगर मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे। कहता है अगर हम तुमको प्रपोज कर दे, तो इसको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम, कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। यानी अब बिना ऑक्सीजन से पाइरुवेट का काम ही नहीं बनेगा। पाइरुवेट अब तभी टूटेगा जब उसके पास ऑक्सीजन आएगा। बिना ऑक्सीजन का अगर टूटेगा तो दिल में दर्द होना शुरू होगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना दर्द जगे, ये दर्द हो सह लेना, किसी को दिल नहीं देना। यानी अब इसको भूख प्यास तब ये लगेगा जब इसके पास ऑक्सीजन आएगा, जब इसके पास ऑक्सीजन आएगा। और ऑक्सीजन को प्रपोज ये कैसे किया आप सुनिए, कैसे करता है एक बार और। कहता है बहुत खूबसूरत हो तुम। कौन कहता है? पाइरुवेट कहता है। किससे कहता है? क्या कहता है? बहुत खूबसूरत हो तुम, मेरी जरूरत हो तुम। यानी अब पाइरुवेट को चाहिए ऑक्सीजन। अब पाइरुवेट को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो पाइरुवेट जो प्रपोज किया, तो अब पाइरुवेट 3 तरीके में जाएगा। उसका रिप्लाई आएगा ना भाई, रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा? तो 3 जगह पर ये घटना घटेगा। किसके जगह पर? 3 जगह पर। या आप किसी को प्रपोज कीजिए, वो एक्सेप्ट कर ले, एक केस ये बनता है। दूसरा केस बनता है एक्सेप्ट करे लेकिन बदल दे बात। ठीक है, अब कैसा बदलाएगा वो बात हम बताएंगे। और तीसरा केस बनता है एक्सेप्ट ही नहीं करे। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? तो एक्सेप्ट नहीं करे और एक्सेप्ट करे लेकिन दूसरे तरीके से, तो दर्द अनबन तो दोनों में रहेगा। तो इस दोनों को आप एनएरोबिक के केस में डाल दीजिए। किसके केस में डालिए? एनएरोबिक को। और इसको एरोबिक में ही रखिए, इसको एरोबिक में ही रखिए। किसको? जब पाइरुवेट को आप तोड़ने जा रहे हैं। अभी क्या कर रहा है पाइरुवेट? ऑक्सीजन से कहा, अपना जो दिल का बात था कह दिया। ठीक है, कह दिया। कहाँ कहा? देखो, अब क्लासे में तो नहीं कहेगा, मैम बैठल रहती है, हमारा कंप्लेन कर देगा, ऑक्सीजन हमारा बोर्ड वो करेगी। समझ आ रहा है? तो क्लास में नहीं कहा, लाइब्रेरी में जाके कहा। यानी सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया था, स्कूल के अंदर में लाइब्रेरी था। प्रेम कहानी लाइब्रेरी से स्टार्ट होता है, और नहीं वहां से नहीं स्टार्ट होगा तो वहां से होगा एक्सपेरिमेंट का जो क्लासरूम होता है, वहां से शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये घटना घटता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये घटना घटता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन है? कौन है? कौन है? ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन का घटना घटेगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन है? ऑक्सीजन है।
पाइरुवेट है, और ये ऑक्सीजन इस पाइरुवेट को गया और कहा, तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये एक केस हुआ जिसमें प्रपोजल उसका एक्सेप्ट कर लिया गया, ये केस हुआ जिसमें प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके दिल में घंटी टनटनाने लगा। अब दिल में घंटी बजा, उसको बहुत खुशी हुआ, क्लासरूम में आया, पूरा हल्ला कर दिया, पूरा डांस पार्टी पूरा दिया कि दोस्त मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। तो इतना जो डांस पार्टी किया, ये कहाँ से आया? एनर्जी से आया। कोई भी चीज करने के लिए एनर्जी चाहिए ना भैया, तो इतना जो डांस तुम कर रहा है कहाँ से आया? एनर्जी से ना आया। इसका मतलब इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगा। चूंकि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, चूंकि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और थोड़ा थोड़ा खुशी के आंसू भी गिरेंगे। इतने हंसोगे, इतने हंसोगे, इतने एनर्जेटिक रहोगे कि आंसू आना शुरू हो जाएगा। यानी इसमें H2O का भी प्रोडक्शन होगा ही होगा। मतलब कहने का मेरा समझ पा रहे हैं कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पाइरुवेट टूटा तो ऑक्सीजन को भी प्रयोग हुआ। ऑक्सीजन भी कहा हाँ तुम मेरी जरूरत हो तो लो हम भी तुम्हारी जरूरत बनते हैं, और इन लोग मिला के क्या बनाया? एनर्जी बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और H2O बनाया। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? अब चलिए अब जब ऑक्सीजन कम होता है, अब्सेंस और लैग में अंतर है, अब्सेंस और लैग में अंतर है। अब्सेंस मतलब हुआ वो चीज विलुप्त हो जाना, वो चीज रहना ही नहीं, यानी अब्सेंट रहना। और लैग का मतलब हो गया कि थोड़ा बहुत है, समझ में आ गया? यानी जितना मात्रा में नहीं होना चाहिए उतना मात्रा, ठीक है। डायरेक्ट ये लैग वाला केस जो होता है, डायरेक्ट वो नहीं होता है, डायरेक्ट एनारोबिक नहीं होता है। पहले नॉर्मल स्टेज में ये एरोबिक ही रहता है। नहीं समझ में आ रहा है? हम समझाते हैं। जैसे मान लो अब क्या हुआ कि अब दूसरा केस है कि पाइरुवेट अगर मान लो ऑक्सीजन से प्रपोज किया होगा, प्रपोज किया होगा, तो वो क्या कही होगी? वो कही होगी कि अब्सेंट तो नहीं हुआ भाई, डायरेक्ट तो मना नहीं की होगी, डायरेक्ट मना नहीं की होगी, वो कही होगी हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अभी तक क्या है? बहुत खुश है। अभी तक तो घटना इसी के तरह चल रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? अभी तक वो क्या है? खुश है। यानी एनर्जी थोड़ा बहुत यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। वो क्या करेंगे? हम भी तुमसे उतने प्यार करते हैं जितना प्यार तुम हमसे करते हो, हम भी तुम्हारे लिए उतने जरूरी हैं जितना तुम हमको जरूरी हो, हम भी तुमको अपना मानते हैं, हमको भी तुम्हारा चिंता है, लेकिन जानते हो तुम मेरे भाई हो, तुम जानते हो तुम मेरे कौन हो? भाई हो। जब तक ये बात नहीं आया था कि तुम मेरे भाई हो, आई लव यू बट एज अ ब्रदर, ये बहुत खतरनाक और ट्रेंडिंग लाइन है, अभी इंस्टा फेसबुक सब जगह यही लाइन चल रहा है, जानता है? जब तक ये बात नहीं आया था ना, आई लव यू तो ठीक था, बट एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, ये खतरनाक चीज आया। और जैसे ही ये खतरनाक चीज आया ना, फिर पाइरुवेट रोना शुरू किया। पहले पाइरुवेट के पास एनर्जी आ रहा था, पहले पाइरुवेट के पास एनर्जी आ रहा था, पहले पाइरुवेट के पास एनर्जी आ रहा था। हम क्या बोले? पहले पाइरुवेट के पास एनर्जी आ रहा था। पाइरुवेट पहले क्या था? एरोबिक था। पहले क्या था? एरोबिक था। लेकिन जब आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, जब आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो जो ऑक्सीजन था वो तो यूज हो गया। अब क्या हो गया कि आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ने लगा। अब क्या हो गया? आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ने लगा। तो जल्दी आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब जल्दी आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो क्या होगा कि उस समय में आपका वो जो ऑक्सीजन था वो तो यूज हो गया। तब ऐसे में क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब जाकर अगर क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा, तब जाकर अगर पाइरुवेट टूटेगा तो ऐसे केस में आपको दर्द होगा। क्या होगा? दर्द होगा, पेन क्रिएट होगा, और वो मसल्स में घटता है। ये कहाँ घटता है? मसल्स में। ये कहाँ घटता है? मसल्स में। तो ऐसे में क्या होगा? जैसे ही ये प्रपोज किया, ऑक्सीजन क्या बोला? तुम भी जरूरत हो, हम भी तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुमको हम अपना भाई मानते हैं। तब वो क्या कहता है? पाइरुवेट, शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। क्या दिया? दर्द किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। दर्द किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। तो इस केस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और थोड़ा बहुत एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। इतना बात समझ में आया? अब तीसरा केस है। कौन सा केस है? तीसरा केस है जब अब्सेंस हो जाएगा। जब O2 का अब्सेंस हो जाएगा। ध्यान से सुनिए इस बात को। अब क्या है कि ऑक्सीजन साफ, यानी कि अब ऑक्सीजन सीधे मना कर देगी।
यानी ऑक्सीजन गायबे हो जाएगी। ऑक्सीजन कहेगी हम नहीं जानते, तुम हमको कोई मतलब नहीं है, तुम अच्छा लड़का नहीं है, तुम पढ़ता लिखता नहीं है, हम तुमसे नहीं बात करेंगे। समझ में आ रहा बात? तब क्या होगा? तब होगा तुम क्या जानो शराब कैसे पिलाई जाती है, तुम क्या जानो शराब कैसे पिलाई जाती है, पकड़ कर खूब हिलाई जाती है, फिर आवाज़ लगाई जाती है, आ जाओ टूटे दिल वालों, यहाँ दर्द दिल की दवा पिलाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब दवा, दर्द का दवा मतलब एल्कोहल, मतलब इथेनॉल। इसका मतलब समझो कि जैसे ही एब्सेंट होगी तो यहाँ पर इथेनॉल बनना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर इथेनॉल बनना शुरू हो जाएगा। यानी इस केस में चूंकि ये भी सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा ना, कैटाबॉलिक में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा ना, यहाँ भी CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा, यहाँ भी CO2 निकलेगा। और इसके साथ कौन सा आ गया, कौन सा बोतल आ गया? इथेनॉल। क्या आ गया? इथेनॉल। क्या आ गया? इथेनॉल। और इसके बाद क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा। इसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा। क्या है? देखो एनर्जी रहता है। अब जैसे बोतल पी लिया, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अगर मान लो तुम ड्रिंक कर लिया, एनर्जी तो रहेगा, लेकिन एनर्जी कैसा वाला रहेगा? कभी इधर कभी उधर, मतलब एक डायरेक्शन में तुम नहीं जा पाएगा। यानी यहाँ पर एनर्जी कम रहता है, यहाँ पर एनर्जी कम रहता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ रहता है। यहाँ पर 38 ATP रहता है। अब ये 38 ATP कहाँ से आता है, इस बात को तुरंत काउंट करके समझा देते हैं। ये बात मेरा समझे। ग्लूकोज एक लड़का था, ठीक है, क्लासरूम का नाम सेल था। उस सेल में ग्लूकोज की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। ग्लूकोज की पढ़ाई तब तक अच्छी चल रही थी जब तक कि सेल नहीं आया था। जैसे ही सेल आया, जब तक कि ऑक्सीजन नहीं आया था, जैसे ही ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को देख के इसका रुतबा बदलने लगा। तब तक ये लड़का था, अब ये प्रेमी हो गया। पी से प्रेमी, पी से पाइरुवेट। अब ये पाइरुवेट क्या किया? ऑक्सीजन से कहा, ऑक्सीजन को प्रपोज किया, ऑक्सीजन से प्रेम का इजहार किया, और ऑक्सीजन से वो क्या बोला? बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अगर मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। समझ में आया मेरा बात? अब क्या हुआ कि प्रपोज किया तो 3 एक्शन हो गया। पहला जो प्रपोज किया, ये घटना ईस्ट के पास किया। ईस्ट के पास किया तो डायरेक्ट मना कर दे, तुम अच्छा जगह पर करेगा तब ना भाई। ईस्ट के पास जाके विवाद नबीवा के पास जाके ईस्ट आर लेके आई लव यू मारबो तारबो करके मना कर दिया यार, तुमसे नहीं प्यार करेंगे, तुम दिमागे नहीं है प्रपोज कहाँ करना है। तो जब नहीं की तब जाकर दारू से दोस्ती हो गया। शराब हानिकारक है, फंसा उसा मत देना, हम बेचते उसते नहीं है, ठीक है। ये शराब बिकता भी नहीं है, शराब अपने मिल जाएगा जिस दिन तुम्हारा दिल टूटेगा, ठीक है। तो क्या हुआ? अल्कोहल का प्रोडक्शन हुआ और एनर्जी मिला। इस केस में जब ये मसल्स में घटा, O2 का लैग हुआ और एनर्जी आया और लैक्टिक एसिड आ गया, दर्द होने लगा ना। सबसे ज़्यादा दर्द इसी में होता है, इसीलिए दर्द का प्रोडक्शन हो गया। और इसमें 38 ATP ऑफ एनर्जी आया, CO2 आया और H2 आया। इतना बात समझने में कोई दिक्कत है? इसको मिटाएं। अब देखो एनर्जी काउंट हम तुमको सिखाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में जो 3 स्टेप मेन होता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए 3 मेन स्टेप होते हैं, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में जो 3 मेन स्टेप होते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलता है वहां तक में। सबसे पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद होता है लिंक रिएक्शन। इसके बाद क्या होता है? लिंक रिएक्शन। इसके बाद क्या होता है? लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन के बाद होता है क्रेब साइकिल। लिंक रिएक्शन के बाद क्या होता है? क्रेब साइकिल। याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है कि इसमें नेट गेन ऑफ 2 ATP होता है। अब कैसे होता है ये बात कीजिए, ठीक है। हम लोग बाद में इस बात को समझेंगे कि कैसे 4 ATP यूज हो जाता है, 2 ATP बचता है, 2 ATP उस बात की बात है। अभी हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं इस बात को समझिए। देखिए क्या बोले, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो गया? नेट गेन आपको 2 ATP का हो गया। नेट गेन आपको 2 ATP का हो गया। नेट गेन आपको कितना हो गया? 2 ATP का हो गया, ठीक है। और ये अपने पास 2 NADH भी प्रोड्यूस कर लेता है। 2 NADH प्रोड्यूस कर लेता है। एक NADH जो होते हैं वो 3 ATP देते हैं। एक NADH क्या होता है? 3 ATP देता है। तो इसका मतलब 2 NADH आपको कितना ATP दिया होगा? 6 ATP दिया होगा। 6 ATP दिया होगा कि नहीं दिया होगा? अब देखिए लिंक रिएक्शन में क्या होता है,
लिंक रिएक्शन में क्या होता है, 2 NaDH का फॉर्मेशन होता है। कितने NaDH का फॉर्मेशन होता है? 2 NaDH का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे ही 2 NaDH का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब इसमें भी कितना ATP आपको 6 ATP बन गया। कोई पूछेगा 6 ATP क्या हुआ, कोई पूछेगा 6 ATP कैसे बनाना, आप समझा दीजिएगा। हाँ, काहे कि एक NaDH आपको क्या करता है, 3 ATP देता है। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होता है, 2 GTP का फॉर्मेशन होता है, 2 GTP का फॉर्मेशन होता है। एक GTP एक को ATP देता है, तो 2 GTP क्या को ATP देगा, 2 ATP देगा। हाँ, 6 को NaDH बनता है, 6 को NaDH बनता है, ये आपको 18 को ATP देगा। हाँ, छतरी का 18, समझ आ रहा है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, 2 को FADH बनता है, 2 को FADH बनता है। ये एक FADH 2 को देता है, एक FADH 2 ATP देता है, तो 2 को क्या देगा, 4 को ATP देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। अब गिनिए, 18 4 22, 18 4 22, 22 2 24, 22 2 24, 24 6 30, 30 6 36, 36 2 38। तो टोटल गेन ऑफ ATP कितना हो गया, 38 ATP। लेकिन क्या होता है, जब SHM पाथवे को ये फॉलो करता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये 2 ATP को खर्च कर लेता है और इसके पास 32 ATP ही बचता है। अगर 36 रहेगा तो आप 36 में मार दीजिएगा टिक, अगर 38 रहेगा तो 38 में मार देंगे। अगर क्वेश्चन में रहेगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, कोई सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लिया, न्यूक्लिक एसिड बना लिया, उस सब के बाद तब 36 से ATP बचता है। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए। अब आप पूछ सकते थे कि भैया ATP क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, कैसे बनता है, ये बातें समझा देंगे। ADP में जाकर एगो जाकर एगो फॉस्फेट और हो जाता है, डाइफॉस्फेट था, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस जाके मिलता है, ये सब क्या होता है, सारा बात हम लोग 11th में डिस्कस करेंगे। अभी 10th है, आराम से पढ़ो और समझो। NaDH क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, P रहेगा तब, NADP रहेगा तब। ठीक है, यहाँ पर P नहीं है, यहाँ पर NADH है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बोलेंगे, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। NADH निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। GTP गोनोसाइन, क्या बोलेंगे, गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलेंगे, गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। FADH क्या है, FADH बोलेंगे फ्लेविन, क्या बोलेंगे, फ्लेविन, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं। चल, अब एक बात जो नहीं बताए थे, छूट गया है, जान लो। अगर ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीजन के साथ कार्बन कंबाइन हो जाए, अगर ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन कंबाइन हो जाता है, इसको कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन। ठीक है, अगर मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हेमोग्लोबिन कंबाइन हो जाता है, इसको कहते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब सिर्फ CO रहेगा, CO2 नहीं रहेगा, तो कार्बन भी आ गया, ऑक्सीजन भी हो गया, तो कार्ब हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हेमोग्लोबिन। ठीक है, अगर मान लीजिए CO2 के साथ कंबाइन हो जाएगा हेमोग्लोबिन, तब इसको बोलेंगे कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन। कोई दिक्कत, चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक एक्टिविटी भी बच रहा है, शायद कौन सा एक्टिविटी है, 6.6 कहता है कि आप तुलना कीजिए कि जो एक्वेरियम में फिश रहता है या जो पानी में फिश रहता है, उससे अपने रेट ऑफ रिस्पिरेशन का तुलना कीजिए। हम लोग पर मिनट जो होता है ना, पर मिनट 12 से 20 कितना 12 से 20 बार सांस को अंदर ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये हमारा रेट है, नॉर्मल रेट है। ठीक है, जबकि फिश में ऐसा नहीं होता है, पानी होता है ना, वो डेंस वॉल्यूम होता है, रेयर टू डेंसर, जिसमें लाइट पढ़ाएंगे समझाएंगे, वो डेंस होता है। हवा से जब अंदर हवा क्या होता है, रेयर होता है, नीचे डेंसर होता है, रे क्या होता है, डेविएट कर जाता है, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल आने लगता है, धीरे धीरे चलने लगता है। ठीक इसी तरह से यहाँ क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर हम लोग लेते हैं, सुट ले लेते हैं, ऐसे आराम से ले रहे हैं, सामने वाला पता नहीं चल रहा है सांस ले रहा है, इतना एफर्टलेस है। लेकिन मछली में ऐसा नहीं होता है, मुंह से लेता है, गिल्स पर फेंकता है, गिल्स पर जाके फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, उसका जो रेट होता है वो होता है 80 से लेकर 100, एक बार में 80 से 100 बार ऐसा कर सकता है, ये उसका रेट होता है। हाँ।